नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और भारत न्यूज़ में आज की जो तमाम बड़ी खबरें, आज की न्यूज़ पिछले कुछ घंटों की जो बड़ी खबरें रही हैं, जो हेडलाइन्स बनी हैं, उनके क्या मायने हैं? क्यों इतनी बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं? चुनाव से पहले बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। उनको एनालाइज़ करेंगे, डिकोड करते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, हमारे खास मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। राकेश जी, नमस्कार। खबर की शुरुआत जो है, वो हम कर लेते हैं इस खबर से कि अभी जो एक खबर मैं सुबह पढ़ रहा था, वो खबर ये थी कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, इंडी गठबंधन। ये किसने कहा है? के कविता ने। के कविता कौन है? बीआरएस की नेता है। भारतीय राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, विपक्षी गठबंधन टूट जाएगा। के कविता ने कहा कि ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी और केसीआर जैसे नेता गेम चेंजर हैं। तो क्या लगता है आपको इस बयान जो अभी इस समय में आया है? देखिए, ये बयान इसके 2 मायने हैं। एक तो वो पहलू है जो सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है और मानती है कि ये जो इंडिया गठबंधन है या इंडी गठबंधन है, इस इंडी गठबंधन में कोई भी दल एक-दूसरे के साथ उसकी विचारधारा, उसकी नीति, उसके कार्यक्रम, किसी का भी आपस में कोई मेल नहीं है। तो लिहाज़ा टूटना तय है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुर्सी के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए ये गठबंधन बना है ताकि मिल-जुल के किसी तरह से सत्ता की खिचड़ी पकाई जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है। दूसरी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि के कविता जो है और उनके पिता की जो पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति, उसने इस गठबंधन को बनाने की कवायद जो है वो नीतीश कुमार के साथ मिलके शुरू की थी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ कहते हैं ना केसीआर के मतभेद हुए प्रधानमंत्री पद को लेकर के, दोनों के अरमान, दोनों की ख्वाहिशें बड़ी है। दोनों जो है, दोनों की नज़र एक ही कुर्सी पे है। नीतीश कुमार संयोजक के ज़रिए प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी रखते हैं और वही दावेदारी और वही सोच जो है, वो केसीआर की भी है। तो ये यहाँ पे कुर्सी का टकराव था और कुर्सी के टकराव में नीतीश कुमार केसीआर पे भारी पड़ गए, लिहाजा उन्होंने केसीआर को इंडी गठबंधन से बाहर कर रखा या किसी कारणवश केसीआर उसका हिस्सा नहीं बन पाए। तो लिहाजा जो उनकी पार्टी है भारत राष्ट्र समिति और जो केसीआर हैं, वो इंडी गठबंधन से बाहर हैं, तो लिहाजा स्वाभाविक तौर पर उनकी बेटी का ये कहना कि इंडी गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा या इसका मकसद कुछ और है, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन हकीकत यही है कि इंडी गठबंधन का टूटना चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों के बाद तय है क्योंकि इनके बीच में कोई तालमेल नहीं है। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है। तो ऐसे में इनका एक साथ उठना-बैठना आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमिटी की मीटिंग जो है वो शुरुआती 2 मीटिंगों के बाद कोई मीटिंग नहीं हो पाई। कोई कोऑर्डिनेटर तय नहीं हो पाया, कोई रैली नहीं हो पाई, कोई साझा कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपस में गुणागणित अब लोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, अब लोग अपने-अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव में बिज़ी हो जाएँगे और उसके बाद फिर जो है वो तोल-मोल और एक-दूसरे के साथ सौदेबाजी शुरू होगी। तो इसलिए इसके भविष्य को लेकर के हमेशा प्रश्न चिन्ह था, है और रहेगा। सही कहा आपने, प्रश्न चिन्ह इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अगली खबर जो है वो भी इसी से जुड़ती है। खबर ये है कि सूत्रों के हवाले से कि समाजवादी पार्टी जल्दी अपने 20 लोगों की लिस्ट जो है वो फाइनल कर चुकी है। और वो उनको अनाउंस कर सकती है। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही थोड़ा-सा देर हो, लेकिन 25% टिकटों पर फाइनल नाम कर लिया गया है, ये सूत्र बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक नवरात्रि के मौके पर सपा की पहली लिस्ट जारी होगी। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव ने अंदरूनी रूप से कुछ लोगों को चुनाव में उतारने का मन बना लिया है। पहली लिस्ट में अखिलेश परिवार के साथ-साथ कुछ मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव का नाम हो सकता है और कई वरिष्ठ नेताओं का नाम जो है शामिल हो सकता है। ये भी इंडिया गठबंधन के लिए एक थोड़ी बीपी बढ़ाने वाली खबर है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये 3 फैक्टर ऐसे हैं, जहाँ पे कि परिवारवाद जो है एक बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी में जो और उसकी जो राजनीति है उसमें
परिवारवाद जो है वो उससे कभी अछूती नहीं रही है। अभी जो लिस्ट और जो नाम आपने लिए वो अपने आप में परिवारवाद का एक सबसे बड़ा सबूत है। तो ये जो नाम हैं और जो चंद सीटें हैं, वो इसलिए अनाउंस हो सकती है, घोषणा हो सकती है या अखिलेश यादव घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चंद सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी जिसे अपना पारंपरिक सीट मानती है और उसके लिए उसने उम्मीदवारों के नाम इसलिए तय कर रखे हैं कि उन सीटों पे उनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो तेज प्रताप हों या धर्मेंद्र यादव हों या उनके कहते हैं ना और रिश्तेदार हों, अक्षय हों, तो ये सब जो है वो उनके चाचा के लड़के हैं या भाई हैं या रिश्तेदारी में लगते हैं। तो इसलिए इनके नाम जैसे रामगोपाल यादव के सुपुत्र हो सकते हैं या फिर कहते हैं ना कि अ, स्वर्गीय मुलायम जी के छोटे या बड़े भाई के सुपुत्र हो सकते हैं। तो ये सब परिवारवाद का एक ऐसा कुनबा है कि उनका उनके सीट और उनके नाम पहले से तय होते हैं। तो अगर ये नाम घोषित हो भी जाते हैं, तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य ये है कि इनकी गठबंधन जिस तर्ज पे बना था, जिस धूम धड़ाके के साथ, अब सब अपने अपने एजेंडे पे काम करते दिखाई दे रहे हैं। और ये इसके जरिए शायद अखिलेश ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई यहाँ यूपी में किंग मेकर मैं ही हूँ, मैं ही तय करूंगा सीट किसको देनी है किसको नहीं तो आप सहयोगी, चाहे उसमें जयंत चौधरी का दल हो या कांग्रेस हो या और छोटे दल हो, उनसे विचार विमर्श किए बिना अगर वो ले आते हैं ये लिस्ट, तो अपने आप में एक विरोधाभास की स्थिति देखिए, बनी। जयंत का दायरा बहुत छोटा है। जयंत चौधरी का जो राजनीतिक कद है और जो उनकी पार्टी का जो प्रभाव है, वो बहुत उत्तर प्रदेश के बहुत सीमित जिलों में है, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए जयंत जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उनका प्रभाव राज्य के दूसरे हिस्सों में नहीं के बराबर। आपने देखा होगा जो जो उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं या जहाँ से वो जीतते हैं या जिन सीटों पर जीतते हैं वो सब सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए जयंत को, चूंकि ये सारी सीटें जो हैं वो सीटें हैं जहाँ जयंत का कोई जनाधार या जयंत चौधरी के पार्टी का जनाधार उतना मजबूत नहीं है। तो लिहाजा हाँ, ये एक बड़ा संकेत है दूसरे राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर से कांग्रेस और तमाम दूसरे दलों के लिए, कि भाई उत्तर प्रदेश में तो हम ही तय करेंगे और जो हम तय करेंगे उसके हिसाब से आपको चलना है। मंजूर है तो आइए हमारे साथ, नहीं तो हम अपनी राह तो चल ही रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल वाली खबर, वहां तो क्या हड़कंप मचा हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। और नेतन्याहू ने तो साफ कर दिया, हम तो नामो निशान मिटा देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। और सपने में नहीं सोचा होगा वो हश्र इनका करेंगे फिलिस्तीन का, और अरब देश एक तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं अब। और इजराइल के साथ वहां पर विदेश मंत्री ब्रिटेन के भी पहुंचे और यूएस के भी पहुंचे, उन्होंने भी जायजा लिया और ये सब चीजें चल रही हैं। और इस सब के बीच एक फिलिस्तीन का जो ये बयान आया है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है और मुझे शायद हंसी भी आती है। वो कह रहे हैं राष्ट्रपति अब्बास जो फिलिस्तीन के हैं, हमलों पर कहा कि हम हिंसा को अस्वीकार करते हैं। अब इससे ज्यादा क्या आप बयान दोगे? हम अंतरराष्ट्रीय वैधता का पालन करते हैं और नागरिकों को मारने या दोनों पक्षों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने से संबंधित प्रथाओं को अस्वीकार करते हैं। फिलिस्तीन के जो हमास के लोग हैं, उन्होंने इसराइल में जानवरों को नहीं छोड़ा, छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। अब कह रहे हैं हिंसा को अस्वीकार करते हैं। क्या ये डर की भाषा है? क्या ये पहले नहीं सोच सकते थे? देखिए, ये डर की भाषा नहीं है, ये बयान एक रणनीति के तहत दिया गया है। ये बयान जो है वो एक रणनीति के तहत दिया गया है और उस रणनीति का मकसद ये है कि पहले तो जो नुकसान इजराइल को पहुंचाना था, पहले जो हिंसा करनी थी, वो उन्होंने सुनियोजित तरीके से हमास के आतंकवादियों ने, मैं ये नहीं कह रहा फिलिस्तीन और वहाँ की जो भी आप राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बात, लेकिन हाँ, हमास ने जिस तरीके से जो अंजाम करना था, जो नुकसान पहुंचाना था, जो तबाही मचानी थी, जो कत्लेआम करना था, वो उसने अंजाम दे दिया। और अब जब इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो इजराइल के जवाबी कार्रवाई का कोई तोड़ फिलिस्तीन के पास नहीं है। तो लिहाजा उससे बचने के लिए ये एक ऐसा बयान है जो कि दो तरफा बचाव करेगा। एक तरफ तो इजराइल को इस बात के लिए सोचने को मजबूर करेगा कि ज़्यादा हिंसा करने से परहेज करे। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश है।
तो ये दोनों तरफ से कहते हैं ना विन विन सिचुएशन है कि हम इजराइल को अहिंसा का रास्ता भी दिखाएं और उसके नाम पर हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति भी बटोर लें। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है और इसमें जो है वो किसी भी हालात में फायदा, अगर इस बयान के आधार पे चीजें तय होती हैं तो दोनों ही सिचुएशन में फायदा सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन का है। कि उनको यही ज्ञान हमास को देना चाहिए था पहले। यही ज्ञान अगर वो देते तो बिल्कुल, देखिए शायद हमास बर्बरता हमास बड़ी जो है रोहित जी, हमास जो है, हमास एक आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ग्रुप है। और टेररिस्ट ग्रुप को आप क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? टेररिज्म और टेररिस्ट और उनके काम से पूरी दुनिया वाकिफ है और उन्होंने वही किया जो एक टेररिस्ट ग्रुप करता है। तो हमास तो टेररिस्ट ग्रुप है, वो तो आतंक फैलाता है, टेरर फैलाता है और बेगुनाहों को मारता है, बच्चों को मारता है, महिलाओं को मारता है, बुजुर्गों को मारता है। वो तो सिवाय का हमास ने जो नज़ारा पेश किया है, हमास ने जो जिस तरीके से वहाँ पे कत्लेआम को अंजाम दिया, उसको किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। और अब फ़िलिस्तीन जो है वो मुझे लगता है इस ओर इशारा कर रहा है कि सीज़फायर होनी चाहिए या बैठ के बातचीत होनी चाहिए। अब वो कितना संभव है? क्या लगता है आपको कि इस अपील का कोई लाभ मिलेगा? क्योंकि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय एक आप देख रहे हैं ना कि अरब कंट्रीज़ एक जगह इकट्ठी हो गई, ब्रिटेन, अमेरिका, इज़राइल के साथ खड़ा हो गया। 2 भागों में बँटता नज़र आ रहा है पूरा विश्व। देखिए इज़राइल एक ज़िम्मेदार देश है और वो अपनी ज़िम्मेदारी को और अपने नागरिकों की सुरक्षा को बेहतर तरीके से समझता है। इज़राइल ने इस हमले की शुरुआत नहीं की थी, वो तो शांति से बैठा हुआ था। शुरुआत किसने की? हमास ने। तो इज़राइल की जो कार्रवाई है, वो हमास के खिलाफ है। तो ये गौर करने वाली बात है। इसलिए इज़राइल को हम इसलिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि इज़राइल ने शुरुआत नहीं की है और इज़राइल खुले तौर पे हिंसा का समर्थन भी नहीं करता। लेकिन अब चूँकि उसके खिलाफ जो है वो इस तरह की कार्रवाई हुई है और हज़ारों रॉकेट्स और उसके सैकड़ों नागरिकों का कत्ल किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है एक देश, एक संप्रभु देश होने के नाते, एक कहते हैं ना कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते, इज़राइल का अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति एक उसकी ज़िम्मेदारी, एक उसका फ़र्ज़ बनता है, जिसका वो निर्वाह कर रहा है। अब ये फ़िलिस्तीन को सोचना है, हमास को सोचना है कि आखिर वो इस तरीके की कार्रवाई क्यों करता है? और अपनी तरफ से कम फ़िलिस्तीन और हमास को इतना तो ध्यान देना चाहिए कि मानवता भी कोई चीज़ होती है। हम ये बात सबके लिए कह रहे हैं कि मानवता भी कोई चीज़ होती है, इसमें इज़राइल को भी समझना चाहिए, फ़िलिस्तीन और हमास को भी समझना चाहिए। लेकिन जब आप नहीं समझेंगे, आप दूसरे को मारने में इस तरीके से क्रूरता का परिचय देंगे और फिर सामने वाले से उम्मीद करेंगे कि वो आपसे मानवता के आधार पे और अहिंसा के पथ पर चले और मानवता के आधार पे कार्रवाई करे, तो ये तो बात गले नहीं बिल्कुल, उतरती। बिल्कुल, खुद हिंसा करके फिर अहिंसा का पाठ पढ़ाना, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि अहिंसा का पाठ तो पूरी दुनिया के लिए, विश्व शांति तभी हो सकती है अगर अहिंसा का मार्ग अपनाया जाए, पर वो सब बराबर तरीके से अपनाएँ, तब ये संभव है। और बात अब करते हैं जो 5 राज्यों के चुनाव है, उनको थोड़ा-सा टच कर लेते हैं। राकेश जी, लिस्ट अभी कांग्रेस की आई नहीं है, हर स्टेट से यही खबर आती है बस लिस्ट तैयार है, बस तैयार है, किसी भी समय आ जाएगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो लगता है कि नवरात्रे शुरू होते ही एक बार बारिश हो जाएगी, उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट एकदम धड़ाधड़ बाहर आएंगे कांग्रेस। देखिए, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है कांग्रेस के लिए हमेशा से जो है एक चुनौती भरा कार्य रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जो ज़मीन पे जो नेता काम करते हैं, ज़मीन पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं या जिनकी किसी इलाके में अपनी पैठ होती है, उनका जनाधार होता है, वैसे नेताओं की दावेदारी होती है। दूसरी दावेदारी ऐसे लोगों की होती है, जो कि सोनिया गांधी के जो सिपहसालार हैं या 10 जनपथ में जिनका दबदबा है, उनके लोगों की एक अपनी सूची होती है। तो इसलिए कांग्रेस के भीतर जो रस्साकसी होती है, ऊहापोह की स्थिति होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि दोनों लिस्टों में से कहाँ से किसको हटाया जाए, कहाँ से किसको दिया जाए और उसके बाद का जो समीकरण बनेगा, उसके बाद जो लोगों के बागी तेवर सामने आएँगे, उससे कैसे निपटा जाए। तो ये सब ऐसे सवाल होते हैं, जिसके कारण कांग्रेस को उम्मीदवारों के नाम तय करने में जो है,
काफ़ी वक़्त लगता है, बजाए कि दूसरे राजनीतिक दलों के। क्या लगता है आपको कमलनाथ का नाम कभी चुनाव लड़ने के लिए आता है, कभी नहीं लड़ने के लिए आता है। कांग्रेस पसोपेश में है, तो लगता है कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे या फिर सभी देखिए, सीटों पर। कमलनाथ कमलनाथ के लिए चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना कोई मायने नहीं रखता। कमलनाथ का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। एक चुनावी माहौल जो राज्य में बनता है, उसका फ़ायदा हो सकता है। कमलनाथ जहाँ से खड़े होंगे, हालाँकि उनका अपना छिंदवाड़ा जो लोकसभा का क्षेत्र है, वो अब तक अजेय है। मतलब वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कमलनाथ ही जीत के आए हैं हर बार, जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, एक बार भी हारे नहीं। तो अभी भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कमलनाथ का जो अपना जो क्षेत्र है, वहाँ तो सुरक्षित रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को राज्य में और दूसरी सीटों पे भी मिलेगा। तो ये एक फ़ायदे की बात है, लेकिन सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि कमलनाथ क्या फैसला करते हैं। ये देखना होगा कि कमलनाथ अब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि बीच में खबर थी कि वो चुनाव नहीं लड़के सभी सीटों पर घूमना चाहते हैं, इक्वली समय डिवोट करना चाहते हैं। हम खबर बीच में ये भी आई थी कि पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहती है, हो सकता है वो लड़ जाए। अब 2 दिन रह गए, 2 दिन देखिए, में। इसमें रोहित जी इसमें 2 चीज़ें, इस आपके इस बयान में 2 बातें छुपी हुई हैं। एक तो ये कि कमलनाथ पूरे राज्य में चुनाव प्रचार पर ध्यान देना चाहते हैं। ये सीधे-सीधे इस बात की ओर इशारा करता है कि कमलनाथ जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के अपनी दावेदारी जो है वो और मजबूती के साथ रखना चाहते हैं। ठीक है? सही और कहा। जो दूसरी बात कि कांग्रेस अगर उनको चुनाव के मैदान में उतारती है, तो इसका जो मकसद है वो ये है कि कमलनाथ के ज़रिए वो एक खास इलाके में अपने जनाधार को मजबूत करना चाहती है। तो कमलनाथ समझदार नेता हैं। वो समझते हैं कि कांग्रेस चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के पद या नाम की घोषणा को लेकर के हमेशा जो है दुविधा में रहती है या नहीं कर रही है। तो बेहतर है कि अपनी उम्मीदवारी और अपने काम इस तरीके से किया जाए कि जब पार्टी जीते तो उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है, वो कमलनाथ को ही मिले और कमलनाथ ही जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए। जी, सही कहा आपने। और अब बात जाते-जाते थोड़ी-सी क्रिकेट की कर लेते हैं। 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया 2 मैच खेले और दोनों में ही घुटने टेक दिए और बुरे तरीके से हारी। बहुत लाचार नज़र आ रही। क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से आउट मान लिया जाए वर्ल्ड कप? मतलब देखिए नो डाउट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक पहुँच जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो दौड़, जीतने वाली दौड़ है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिससे इस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऑस्ट्रेलिया से सबको उम्मीदें थी और अभी भी उम्मीदें बची हुई हैं, ऐसा नहीं कि उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अभी भी सबको उम्मीदें हैं कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी मैच का रुख बदल सकती है, पासा पलट सकती है, हार के सिलसिले को जीत के क्रम में बदल सकती है। तो ये सब उम्मीदें ऑस्ट्रेलिया से है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों में इतना दम है कि वो किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आत्मबल, थोड़ा संयम, थोड़ा मनोबल और थोड़ा जीत की सोच के साथ एक पक्की और सच्ची और अच्छी रणनीति के साथ मैदान में अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम उतरे, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी टीम उसके सामने नहीं टिक सकती। उसके पास जैसे बल्लेबाज हैं, उसके पास जैसे गेंदबाज हैं और फील्डिंग में तो कोई उसका सानी नहीं। हालाँकि एक जो विराट कोहली का जो कैच है, पिछले मैच में उन्होंने छोड़ दिया था, जब विराट कोहली 12 या 14 रन पे थे, वो उनके लिए बहुत महँगा पड़ गया और फील्डिंग में हालाँकि उनकी अपनी एक कहते हैं ना कि दुनिया उनकी मिसाल देती है। लेकिन वो जो विराट कोहली वाला जो कैच है, जो छूटा और उसने फिर मैच का रुख ही बदल मतलब वो कैच छूटा और ऑस्ट्रेलिया के हाथ से वो मैच छूटा। ये दोनों चीज़ें थी। तो सही कहा। ये जो है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है मुझे लगता है कि अभी भी अगर सही से खेले तो सेमीफ़ाइनल में पहुँचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेमीफाइनल में पहुंचना बड़ी बात नहीं, पर जिस तरीके का प्रदर्शन न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, भारत और जैसी टीमें दिखा रही हैं, उस बीच इस बार सेमीफाइनल की टीमें भी तय होना को बहुत इजी नहीं है। बहुत इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। फिलहाल सबकी नज़र 14 तारीख पे इस विश्व कप का सबसे बड़ा मैच, इस विश्व कप का वो मैच जो फाइनल से भी बड़ा मैच है, वो है भारत पाकिस्तान का मैच और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो खेला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भारत पहले 7 बार लगातार धूल चटा चुका है और इस बार भी जो है वो भारतीय ध्वज ही वहां पर फहराता नजर आएगा आपको और जीतेंगे हम। इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन
मैच से कुछ घंटे पहले सिर्फ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राकेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इन सभी खबरों पर अपनी राय रखी, एनालाइज़ किया उनको। मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। शुक्रिया आप सब लोगों का भी जो चैनल को देखते हैं, खबरों को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत-बहुत शुक्रिया और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इन खबरों के विषय में आपकी क्या राय है। बहुत धन्यवाद।